गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ये जनरल कंडक्शन मतलब जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के थोड़े से बेसिक से टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पोलराइज्ड स्टेट का क्या मतलब होता है, डीपोलराइज्ड का क्या मतलब होता है, रीपोलराइज्ड का क्या मतलब होता है ना। पोलराइज्ड का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है हमारा एक्टिव स्टेट, रीपोलराइज्ड वापस से रेस्ट में चला गया। हाइपर पोलराइजेशन में हमारा क्या होगा बताओ। हाइपर पोलराइजेशन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो वापस से रेस्ट में आ जाएगा। मतलब हाइपर पोलराइजेशन इज़ दैट कि जब जो रीपोलराइज्ड वाली जो स्टेट है मतलब रेस्टिंग स्टेट जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इन सभी के पीछे का आयोनिक बेसिस पढ़ेंगे। मीन्स दैट कि पोलराइजेशन जब होता है तो उसके पीछे आयंस का क्या काम है, मतलब आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हमारा मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन में आयनिक स्टेटस क्या होता है, डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है, रीपोलराइज में क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने बोला था वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नहीं करते हैं इसको, तो अभी हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपना। तो रेस्टिंग स्टेट में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है। जैसे ये मान लो हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन की क्या है एक मेम्ब्रेन है। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि अंदर की तरफ ना नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले अभी इतनी बात ध्यान रखो कि जो हमारा रेस्टिंग स्टेट होता है उसके अंदर यहाँ पे तो है नेगेटिव चार्जेस और ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। ऊपर इन द सेंस कि मतलब मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, अब देखो बायो है, थोड़ा तो घुमाएगी, बेचारी को पूरा मैथ तो आता नहीं है। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम है बाहर से। बाहर से अगर हम कंपेयर करें तो अंदर नेगेटिव चार्ज और अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है, इसलिए कंपैरिजन करने के लिए हमने अंदर नेगेटिव लगा दिया और बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी हम इसके पीछे का बेसिस पढ़ते हैं या रीज़न पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, या फिर यूँ कहो कि अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, सो देखो कुछ बातें आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हैं, कुछ बातें नहीं लिखी होंगी बट मैं आपको बताऊंगी बिकॉज वो आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर वो रटे ना जाएं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, और हर एक चीज़ वही बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, अच्छा अब सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वैसे तो मैंने बताया, देखो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज है पर बाहर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, ये है इसकी असली कहानी। अब ऐसा क्यों हुआ, सो देखो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि इसके बारे में, चैनल्स के बारे में, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में और पंप के बारे में पता है। और अगर आप हाँ बोल रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो देखो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ अबाउट द चैनल्स। देखो पूरी बायो में और आगे ज़िंदगी में जितनी भी तुम बायो पढ़ोगे उन सभी में अगर आपका वर्ड कहीं पर भी चैनल्स नज़र आ रहा है तो चैनल्स का मतलब क्या होता है कि वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कैसा ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो हमारा कैसा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का तो मतलब यही होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वही पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो बात हुई हमारे किसकी, चैनल्स की। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज़ अबाउट चैनल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं क्या, पंप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, पंप। पंप में क्या होता है, ये हमारा करवाता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहीं पर भी अगर आपको पंप नज़र आ जाए तो वो क्या करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। बाकी तो हमारी बॉटनी में एक चैप्टर है उसके अंदर ये सारे बेसिक्स बताए हुए हैं, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ। चैनल्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इनको एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है ना, तो ये इसको क्या चाहिए होगा,
ATP चाहिए होगा। अब जैसे भाई तुम अपने अंदर एग्जांपल ले लो ना, 2 दोस्त हैं, एक ज़्यादा होशियार है, कम होशियार है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा होशियार से कम होशियार वाले की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ थोड़ी चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा कैसे दोस्त बनाने चाहिए, जो हमसे ज़्यादा होशियार हो। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हालांकि हम ऐसे दोस्त बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो वही बात है, पंप हो गया, चैनल्स हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से बेसिक हुआ कि तुमको ये पता होना चाहिए। अब मैंने लास्ट टाइम पे मैंने तुमको बताया था कि सोडियम कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। हाँ बताया था, ये देखो मैं लिखा हुआ कि जो सोडियम आयन्स हैं वो ECF में ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन्स जो है वो हमारे ICF में ज़्यादा होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मतलब मैंने क्यों ऐसा बताया? सो देखो मैंने क्या लिखा कि जो हमारे सोडियम आयन्स हैं वो ECF में ज़्यादा होते हैं। और सपोज़ ये मेरी एक सेल मेम्ब्रेन है और मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, सोडियम के लिए चैनल लगाया हुआ है। किसका चैनल है ये? सोडियम आयन्स के लिए चैनल है। अब चैनल मैंने बोल दिया तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हाई से लो की तरफ जाएगा। सोडियम आयन्स ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? ECF में। तो सोडियम चैनल्स अगर हमारे काम कर रहे हैं, जो कि कर रहे होंगे जाहिर सी बात है, तो वो सोडियम आयन्स को ऐसे अंदर ले आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ क्या पोटेशियम चैनल्स के बारे में, तो मैंने पोटेशियम चैनल्स के बारे में क्या बताया था? पोटेशियम के बारे में मैंने क्या बताया था कि पोटेशियम जो है वो हमारा ECF में ज़्यादा होता है, बताया था ना। तो वो ECF कह रही हूँ, ICF में ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम आयन बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो ये लो जी, हमने बाहर की तरफ पोटेशियम आयन्स को भेज दिया। समझ गए? सो मतलब हमारा क्या है कि जो सोडियम आयन है वो तो अंदर की तरफ आ गया, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ चला गया। ये तो था हमारे सोडियम के चैनल्स का और पोटेशियम के चैनल्स का वर्क है। चलो, अब उसके बाद मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, या यूँ कहो कि काफ़ी तड़कती भड़कती चीज़ है वो, दैट इज़ द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है, ये हमारी है एक सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर मैंने ये बनाया, ये क्या है ये? तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। अब ये क्या कर रहा है, मैंने पंप लगा दिया। तो पंप लगा के तो तुमको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पंप का मतलब क्या होता है। पंप का मतलब होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब क्या कि नॉर्मली सोडियम आयन्स जो हैं वो हमारे बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब बाहर जाएंगे। सोडियम जो पोटेशियम है वो बाहर जा रहा था, अब वो अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम करता है। डिटेल में MBBS में पढ़ोगे तुम। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 3 बाहर फेंक दिए, E1 E2 कॉन्फ़िगरेशन, वो सब तुम बाद में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। जाहिर सी बात है जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पढ़ते हो वो सारी की सारी आप यहाँ पर भी लिख दोगे। बाई चांस अगर आपको पूछ ले, कोई क्वेश्चन में पूछ ले, कोई MCQ में पूछ ले, उस तरीके से। ठीक है, तो 3 सोडियम हमारे बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम हमारे अंदर की तरफ। अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक से बताया ताकि आपको समझ में रहे कि चैनल्स क्या होते हैं, पंप क्या होते हैं और ब्ला ब्ला सब क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो देखो मैंने बोला रेस्टिंग स्टेज में, तो एक्चुअल में हमारा क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में है ना, ये छोटी मोटी चीज़ें खुली रहती हैं, जैसे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, लेकिन ना इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं होती। तो भूल जाओ कि मैंने इनके बारे में कुछ बताया। ठीक है, तुम्हें सिर्फ रेस्टिंग स्टेज में क्या याद रखना है, 10 सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये भाई साहब रेस्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। भाई साहब को रेस्टिंग स्टेज बहुत पसंद है, जैसे हमको पसंद है। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में ये क्या होता है, ये एक्टिव रहता है। तो देखो क्या कर रहा है, ये 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम अंदर। तो कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो मैंने वही तो चीज़ बताई थी रेस्टिंग स्टेज में कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर यूँ कहो कि कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसने बाहर की तरफ फेंक दिया। तो एक तो ये कारण हो गया इसका कि क्यों अंदर जो है मेम्ब्रेन में वो नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें जिस पर फोकस करना है दैट इज़ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है ना,
दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू दीज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने थ्रू इन प्रोटीन्स को बाहर नहीं जाने देता। तो कंपैरेटिवली अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे भी तो बढ़ गए क्योंकि प्रोटीन्स अंदर पड़े हुए हैं, वो बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, रेस्टिंग स्टेज वाली सिचुएशन। आई होप सो समझ में आ गया होगा। रेस्टिंग स्टेज में कुल मिलाकर के मैंने सिर्फ इतना बात बोला, अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए ज़्यादा होता है, तुम्हें ना याद करने में भी आसानी रहेगी कि सेल्स के अंदर प्रोटीन पड़े रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर जाने नहीं देता है, तो कंपैरेटिवली अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को हमारा अंदर करता है। तो ये तो बात हमने करी किसकी, पोलराइज्ड स्टेट की या रेस्टिंग स्टेट की, या स्टेज जो भी बोलना बोलो। अब यहीं पर ना हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं या फिर एक टर्म हम यहाँ पर बोलते हैं दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज़ व्हाट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, RMP। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जब हमारी जो ये मेम्ब्रेन है ना, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या RMP, जो कि कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ बेसिकली दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के बाहर, सपोज देखो मेम्ब्रेन के बाहर सपोज मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, +V1, अंदर की तरफ मैंने कितना मान लिया कि सपोज ये कितना है, -V1। तो मैंने क्या किया, +V2 कर लो इसको, चलो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा, तो +V2 -V1। तो ये हमारा क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब मेम्ब्रेन हमारी रेस्ट कर रही है और रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, चलो। तो अभी तो ये 12 मिनट का हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हमारा जो होगा दैट इज़ अबाउट वही जो बाकी की स्टेट्स बची हैं, ठीक है, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। ओके।